स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। कल या पिछले लेक्चर में जो हमने देखा था वो ब्रेसिंग सिस्टम देखे थे। ब्रेसिंग हमने लेसनिंग को बढ़ा दिया था। कुछ लोगों को उसमें डाउट्स है। ब्रेसिंग में कुछ लिख दिए थे परिभाषा हमेशा, इसके लेसनिंग की परिभाषा नहीं लिख पाए हैं, तो हम थोड़ा सा उसी के बारे में जिक्र कर लेते हैं, फिर आगे आते हैं बैटिंग देखेंगे। तो ब्रेसिंग क्या होता है? ब्रेसिंग हमने कहा कि यदि एक ही स्थान पर दो से अधिक मेंबर लगे हैं या दो मेंबर भी लगे हैं तो इन सभी मेंबर को एक साथ एक घटक में कार्य कराने के लिए कुछ अतिरिक्त रॉड भी हो सकता है, फ्लैट सेक्शन भी हो सकता है, प्लेट सेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, इससे जो जोड़ने का प्रक्रिया होता है उसको हम कहते हैं क्या? ब्रेसिंग हो गया है। क्लियर हुआ? मतलब एक ही स्थान पर दो से अधिक मेंबर हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या करेंगे कि कुछ रॉड से जोड़ देंगे, या हम कह सकते हैं कि उसमें कुछ फ्लैट सेक्शन ला के लगा दीजिए, या पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक प्लेट लगा दीजिए। पूरा यहाँ से यहाँ तक एक प्लेट लगा दिया गया। अभी भी तो हम कह रहे हैं क्या कि अभी भी ये क्या है, हमारा जुड़ा है। तो यही जो प्रक्रिया है, जो अतिरिक्त मेंबर यहाँ पर लगा रहे हैं, प्लेट, फ्लैट, बार या ट्यूबुलर, ये सब हमारा क्या है? ब्रेसिंग है। अब इसमें दो तरीके से होता है ब्रेसिंग में दो होता है, एक होता है लेसिंग, एक होता है बैटनिंग। क्लियर हो? अब लेसिंग क्या है? लेसिंग की अगर हमने बात किया, हमने कहा क्या कि दो मेंबर, ठीक है, हमने कहा दो मेंबर है। अब ये दो मेंबर अगर दूर दूर है, कितना दूर है वो भी हम नहीं बता रहे हैं, सिर्फ हमने कहा क्या दूर दूर है। ये दूर है और इस पे एक्सियल लोड के साथ साथ इसेंट्रिक लोड भी आने के चांसेस हैं, तो हम कहेंगे यहाँ पर अपनाएंगे हम लेसिंग। यहाँ पर क्या अपनाएंगे हम? लेसिंग। फिर हमने कहा कि दोनों मेंबर क्या हैं? बहुत ही पास पास हैं, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ही पास हैं, और इस पे इसेंट्रिक लोड आने के कोई भी चांसेस नहीं हो, केवल एक्सियल लोड आएगा, तो उसको हम कहेंगे क्या? बैटनिंग। लेसिंग सामान्यतः लेसिंग बार के माध्यम से किया जाता है, जहां पर हम ट्यूबुलर सेक्शन या फ्लैट सेक्शन का यूज करते हैं, जबकि बैटनिंग जो होता है या प्लेट के द्वारा किया जाता है, प्लेट लगा के किया जाता है। ठीक है, अब उसमें भी हमने कहा था दो बार लेसिंग होता है। लेसिंग में एक सिंगल लेसिंग, एक डबल लेसिंग। अब सिंगल लेसिंग डबल लेसिंग क्या? हमने कहा बहुत ही करीब है और इस पे केवल एक्सियल लोड आ रहा है, तो हम कहेंगे बैटनिंग। हमने कहा कि मेंबर दूर है, एक्सियल लोड के साथ साथ इस पे इसेंट्रिक लोड भी आ रहा है, हम कहेंगे लेसिंग। क्लियर है? अब अगर दूर है लेकिन दूर से भी और ज़्यादा दूर हो गया, मतलब बहुत दूर हो गया, तो हम कहेंगे इसमें डबल लेसिंग किया जाएगा। क्लियर हुआ? केवल दूर अगर लिख रहे हैं तो हम कहेंगे क्या हो जाएगा? सिंगल लेसिंग। केवल दूर, यहाँ पर हम बात करेंगे। हमने कहा क्या कि दो मेंबरों के बीच की दूरी अधिक हो, हमने कहा सिंगल लेसिंग। दो मेंबरों के बीच की दूरी बहुत अधिक हो, डबल लेसिंग। दो मेंबर के बीच की दूरी बहुत ही पास हो या बहुत ही कम हो, और केवल इस पे एक्सियल लोड आ रहा हो, इसेंट्रिक लोड ना आ रहा हो, हम कहेंगे क्या? आपका हो जाएगा बैटनिंग। क्लियर हो ना? यहाँ से दोनों समझ में आ गया कि यहाँ क्या है? बैटनिंग क्या है, लेसिंग क्या है, डबल लेसिंग, सिंगल लेसिंग कहाँ कहाँ पर अपनाते हैं, ये भी हमने यहाँ पर डिसाइड आपको दिखा दिया है। बताओ क्लियर यहाँ से ना? ठीक है, अब लेसिंग में भी देखो, लेसिंग में भी क्या होता है, मान लीजिए दो मेंबर लगे हैं और ये मेंबर अगर इधर की ओर बकल किए, अगर इधर की ओर बकल किए, तो यहाँ पर जो ये रॉड लगा है इसमें टेंसाइल फोर्स जनरेट होगा। इसमें क्या होगा? टेंसाइल फोर्स जनरेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस मेंबर में ये इधर की ओर खींचेगा और ये भी क्या करेगा? इधर की ओर खींचेगा। फिर हमने कहा कि ये अपोजिट डायरेक्शन में कुछ इधर की ओर बेंड हो गए, मतलब क्या? अभी जो रॉड लगा है, जो रॉड ऐसे लगा था, वो रॉड थोड़ा सा आगे को आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा क्या हुआ? आगे को रहा है, इसका मतलब उसमें क्या हुआ? कंप्रेशन। ठीक है, मान लीजिए दोनों नहीं आया, बकलिंग नहीं हुआ, तब लेसिंग पे क्या कोई भार नहीं आएगा? भार आएगा, और उसको हम कहेंगे क्या? ट्रांसवर्स फोर्स। उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स फोर्स। और इसका जो मान आता है उसको हम जो है निकाल लेते हैं। क्लियर हो यहाँ से? ठीक है, हमने कल फार्मूला कुछ लिखा दिया था, वही से आप आगे देखिएगा। ठीक है, ये जो हमने बताया ये बकलिंग के केस में होता है, ये होता नहीं है, असल में निकलता नहीं है, लेकिन फिर भी हम डिजाइन करने के लिए देखते हैं। मान लीजिए बाई चांस कलम बकल ही कर गया, तो क्या करेंगे? हम अलग से इसको लगाएंगे नहीं, पहले से ही डिजाइन करके हम इसको लगाते हैं।
ये बहुत ही रेयर केस में आता है, हमेशा नहीं आता है। यहाँ से चलिए ठीक है, तो अब हम जो है स्टार्ट करेंगे बैटनिंग। बैटनिंग के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। बैटनिंग, बैटनिंग, ये बैटनिंग क्या होता है? हमने कहा कि दो मेंबर के बीच की दूरी, दो मेंबर के बीच की दूरी कम है, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या? ठीक है, दो मेंबर के बीच की दूरी कम है। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि केवल इस पे एक्सियल लोड ही आ रहा हो, केवल इस पे एक्सियल लोड ही आ रहा हो, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे कि वहां पर हम लैसिंग को न लेकर बैटनिंग को लेते हैं। बता बैठिएगा, ठीक है। ये दोनों अलग अलग मेंबर हैं, ये दोनों क्या हैं? अलग अलग मेंबर हैं। दो चैनल सेक्शन है और इसी दोनों चैनल सेक्शन को हम क्या कर रहे हैं? मिला कर यहाँ पर बना रहे हैं। बता बैठिएगा, ठीक है। हमने कहा दो चैनल सेक्शन था, इसी सेक्शन को हम क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं मिला करके। तो हम कहेंगे क्या कि जब इनके बीच की दूरी कम है तो हम कहेंगे कि इसमें ज़्यादा बकलिंग होने के चांसेस नहीं रहेंगे, फिर इसेंट्रिक लोड भी नहीं आ रहा है, डायरेक्ट एक्सियल लोड आ रहा है। अतः हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा कुछ हमें लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इनको रोक दीजिए बस। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? ऐसे केस में हम क्या करेंगे? हम कहेंगे कि एक प्लेट हम यहाँ पर लगा देते हैं कुछ दूर लेकर के, ठीक है। अभी सिर्फ समझा रहे हैं यहाँ पर। फिर हमने कुछ प्लेट यहाँ पर लगा दिया, फिर हमने कुछ प्लेट यहाँ पर आके लगा दिया। इसी के ठीक सामने उधर भी लगेगा, ठीक सामने। लैसिंग में हमने क्या देखा था? अगर इधर इस प्रकार से लगा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे लगेगा, ठीक है। मतलब अगर आप एक में, ठीक है, इस साइड में लेकर के जा रहे हो तो दूसरे साइड में इस लेकर जाएंगे, मतलब क्या एक दूसरे का साइड होने को ना चाहिए, ताकि जब इसमें बकलिंग हो या हम कहेंगे मान लीजिए कोई सेंट्रिक लोड आए तो अगर दोनों में से लगाए हैं तो एक तरफ की लेंथ बढ़ जाएगी, तुरंत बगल हो जाएगा एक कंपोनेंट। तो उससे अच्छा क्या है? ऐसे बना दीजिए, इनके बीच की डिस्टेंस यहाँ पर क्या होती है? कम हो जाती है। जैसे हमने, ठीक है, कल वाले लेक्चर में दिखाया था, ये हमारा क्या होता है? एक कंपोनेंट होता है, एक कंपोनेंट होता है। हमने कहा इधर से कुछ हमने ऐसे घुमा दिया, फिर ऐसे घुमा दिया, फिर ऐसे घुमा दिया, और ये तो मेन आपका जा ही रहा है। यहाँ पर हम कहेंगे कि इनमें बकलिंग होने के चांसेस थोड़ा सा घट जाते हैं, क्लियर हुआ। जबकि बैटनिंग में अगर हम कहेंगे तो हम कहेंगे कि इनमें जो भी प्लेट लगेगा इनके जस्ट पीछे ही लगेगा, ठीक है। अर्थात हम इधर भी प्लेट ही बना देते हैं। बता दीजिए, मतलब क्या? प्लेट 1 2 3, ये हमारा क्या है? प्लेट है। और इसी प्लेट को बैटन कहते हैं, इसी प्लेट को क्या कहते हैं? ये बैटन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने कहा इसी प्लेट को क्या कहते हैं? बैटन कहते हैं, क्लियर। अब इसमें भी थोड़ा सा देखेंगे। हमने कहा कि दो मेंबर थे और दोनों को हम केवल एक पतले से राड द्वारा लगा जोड़ रहे थे, इधर भी हम इसको जोड़ रहे थे, क्लियर हुआ। हम कहेंगे किसकी स्ट्रेंथ अधिक होगी? स्ट्रेंथ किसकी अधिक होगी? हम कहेंगे कि भाई साहब की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, क्योंकि ये कुछ दूरी को लेकर के जोड़ रहे हैं, कुछ दूरी को लेकर के जोड़ रहे हैं। अब पूरे, हाँ, इसमें कुछ भी स्पेसिफिकेशन है IS कोड 800/1984 के अंतर्गत, अभी हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। हमने कहा क्या कि इनमें हम केवल एक रिवेट, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक रिवेट लगा के जोड़ दिए, लेकिन क्या एक ही होगा? एक से ज्यादा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है एक से ज्यादा, ठीक है। फिर हमने कहा कि इसको तो हम केवल इस प्रकार से जोड़ रहे हैं। अब बता भाई किसमें मजबूती ज्यादा आएगी? हम कहेंगे बैटनिंग में, क्लियर हुआ। अब वो मजबूरी हमारी अलग है कि अगर किसी कारण पर, ठीक है, अगर किसी कारण पर इसेंट्रिक लोड आ रहा है तो कहेंगे वहां पर इसको हम नहीं यूज करेंगे, वहां पर हम केवल किसको यूज करेंगे? लैसिंग को, ये हमारी मजबूरी है। बट यहाँ पर अगर हम देखेंगे मजबूती की, तो मजबूती इनकी क्या है? ज्यादा है। क्यों भाई? इनकी चौड़ाई ज्यादा है, कि पकड़ने की क्षमता ज्यादा है। केवल एक उंगली द्वारा अगर पकड़ के आपको टांगा जाए तो आप क्या करोगे? गिर जाओगे। लेकिन अगर कुछ एरिया में आप पकड़ के लटके हो तो कुछ देर तक आप संभल सकते हो। तो ये चीज यहाँ पर है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से बांधा गया। अब हम कहेंगे कि इस ऊपर वाले प्लेट को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं एंड बैटन, ठीक है। इसको भी हम वही कहेंगे एंड बैटन, ठीक है। मतलब ऊपर और नीचे को हम
सिरा बैटन कहते हैं। क्या कहेंगे कौन? सिरा बैटन, क्योंकि ये सबसे क्या है, किनारे पर लगे हैं। क्लियर हुआ? अब हम देखते क्या है कि इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो रही है, इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो रही है, तो हम क्या करते हैं कि हमने आपको बताया था स्ट्रेस इनटू एरिया करके, तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं क्या कि जो इसकी इफेक्टिव लेंथ होती है, इफेक्टिव लेंथ जो होती है वह 10% इंक्रीज कर दिया जाता है या माना जाता है। ठीक है, देखो हमने क्या कहना था, या माना जाता है कि अन्य कॉलम की अपेक्षा जो ये बैटनिंग प्रोसेस होगा, बैटनिंग सिस्टम होगा, उसकी स्ट्रेंथ अधिक होती है। तो हम इसकी डिजाइन कैसे करेंगे, इसकी डिजाइन हम कैसे करेंगे? हमने कहा कि दो कॉलम है, ठीक है, बिल्ट अप कॉलम है, दोनों को जो बिल्ट अप कॉलम के रूप में बनाया गया और इस पर लोड अप्लाई किया गया। अब इस बिल्ट अप कॉलम की सामर्थ्य कैसे निकालेंगे? फिर वहां पर बोला गया कि यहाँ बैटनिंग प्रोसेस द्वारा जुड़े हैं। कैसे? बैटनिंग प्रोसेस द्वारा जुड़े हैं। हम कहेंगे जब इसको बैटनिंग प्रोसेस द्वारा जोड़ा गया, तुरंत जैसे ही हमने कहा कि इसको बैटनिंग प्रोसेस द्वारा जोड़ा गया, हम तुरंत कहेंगे कि इसकी इफेक्टिव लेंथ निकाल करके और उसमें 10% हम क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। मान लीजिए कॉलम दोनों सिरा फिक्स, इफेक्टिव लेंथ कितना होगा इसका? हम कहेंगे 0.65 एल। कितना होगा? 0.65 एल। पूरा हमने निकाल लिया और फिर कहा भैया बैटनिंग जो यहाँ पर अपनाया गया है इस कारण से 10% और बढ़ा दीजिए। क्यों? इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। हम स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाते हैं, किसको बढ़ाते हैं? इफेक्टिव लेंथ को बढ़ाते हैं और वही लेंथ हम लोग क्या करते हैं 10% इंक्रीज कर देते हैं। अब जो नई लेंथ निकलती है उसी के आधार पर हम सेक्शन की डिजाइन करते हैं। बता दो क्लियर होना से, ठीक है। तो 10% इसकी जो इफेक्टिव लेंथ होती है उसको हम इंक्रीज करते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कुछ आईएस कोड 800/1984 के अंतर्गत कुछ स्पेसिफिकेशन है और उस स्पेसिफिकेशन को हम देख लेते हैं। क्लियर हो? ठीक है, स्पेसिफिकेशन में क्या क्या है पहले हम नॉर्मल बात कर लेते हैं। बैटनिंग इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि पूरे कॉलम को, ठीक है, मैंने पूरे कॉलम को कम से कम 3 भागों में डिवाइड करें। हमने क्या कहा? बैटनिंग इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि पूरे कॉलम की लंबाई को कम से कम 3 भागों में डिवाइड करें। क्लियर हो? दूसरा, जो भी डिवाइडेशन है कॉलम का वह इक्वल होना चाहिए। मतलब अगर एक तरफ 5-5 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाए हो तो दूसरी तरफ भी 5-5 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाएंगे। फिर दूसरा हमने कहा क्या कि मान लीजिए इनके बीच की दूरी अगर 10 सेंटीमीटर है तो इनके बीच की भी दूरी कितना होगा? 10 सेंटीमीटर ही लिया जाएगा। ये हुआ, ठीक है। देखो हमने क्या क्या बताया यहाँ पर। पहला नंबर क्या कि पूरे कॉलम को कम से कम 3 भागों में डिवाइड कर सके। पूरे कॉलम को कम से कम कितने भागों में डिवाइड कर सके? 3 भागों में डिवाइड कर सके। 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। क्लियर हो? 3 भाग में डिवाइड कर सके। फिर हमने कहा कि प्रत्येक डिवाइडेशन की जो भी, ठीक है, साइज होगा या लेंथ होगा वह समान होना चाहिए, अर्थात ये समान लेंथ होनी चाहिए। तीसरी बात, कम से कम कितने बैटन की आवश्यकता पड़ेगी? 4। बैटिंग प्रोसेस में कम से कम कितने बैटन की आवश्यकता पड़ती है? 4 बैटन की आवश्यकता पड़ती है। फिर तीसरी बात हम कहेंगे क्या? तीसरी बात हम कहेंगे क्या? हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, यहाँ से समझेंगे थोड़ा सा। फिर हम कहेंगे क्या कि जो भी इसकी गहराई होती है वो गहराई कितना ले जाएगा, तो हम थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे। ये रिवेट है, यहाँ पर ये रिवेट है, यहाँ से वाली जो दूरी है उसको आप x ले लीजिए, y ले लीजिए, जो भी आपको मन करे। अब दो मेंबर के बीच की जो दूरी होती है उसको हम किससे दर्शाते हैं? s। क्लियर हो भाई? बिल्ट अप कॉलम में आप पढ़े थे दो मेंबर के बीच की स्पेसिंग कैसे निकालते थे? स्मॉल s से निकालते थे। क्लियर हो? अब हम कहेंगे क्या कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो इसकी लंबाई हुई उसको हमने क्या बोलते हैं यहाँ पर? l। क्या बोलते हैं यहाँ पर? l। l इज इक्वल टू 2x और प्लस में हमने क्या कर दिया यहाँ पर? s। क्लियर हो? अब जो बैटनिंग है यार, बैटनिंग पूरा यहाँ पर नहीं रखेंगे क्योंकि हमें सिर्फ यहीं तक जोड़ना है, इसलिए हम सिर्फ यहीं तक जोड़ देंगे। क्लियर हुआ? हम पूरे पे ना लेकर के केवल कहाँ तक लेंगे? यहाँ तक लेंगे। ठीक है, इसको फिर से हम बना दे रहे हैं, इसको हम फिर से बना दे रहे हैं, बस एक कैप बनाएंगे इस बार। सब उसी प्रकार से रहेगा, सब उसी प्रकार से रहेगा। हम एक आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, ठीक है, एक हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये हमारे पास एक मेंबर था, दूसरा मेंबर हमारे पास यहाँ पर हुआ। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको हमने यहाँ पर बना दिया, यहाँ से। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा नजदीक कर देते हैं।
ये पहला मेंबर था, ये दूसरा मेंबर था। ठीक है, मान लीजिए हम बैटन यहाँ पर बना रहे हैं, यहाँ पर हमने बना दिया, रिवेटिंग हमने यहाँ पर कर दिया। अब ये आपको पता है कितनी दूरी पर होना चाहिए, ई मिनिमम। ठीक है, इस डिस्टेंस होना चाहिए, नहीं तो तुरंत क्या करेगा, वो फेल कर जाएगा। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको हमने मान लिया है यल। ये आपका एक्स है, ये आपका एक्स है, दो मेंबर के बीच की स्पेसिंग क्या है हमारा, एस। बता रहे हो, तो यल का मान हमारा निकल गया 2x प्लस यस, और यक्स आपका ठीक है ई से कम नहीं होना चाहिए, स्मॉल ई से कम नहीं होना चाहिए, इस डिस्टेंस 1.5 से। ठीक है, डेढ़ हमारा क्या है, रिवेट है। फिर यहाँ से अगर हम बात करेंगे ये वाली डिस्टेंस, तो हम कहेंगे इसको हम मान लेते हैं स्मॉल डी, रिवेट वाले को हम मान लेते हैं 5। ये हमारा क्या है, रिवेट का डायमीटर 5 मान लेते हैं। ठीक है, अब ये डी का जो मान आएगा वो कितना होगा, ठीक है, डी का मान कितना आएगा, हम कहेंगे डी का मान कम नहीं होगा किससे, यल से, तभी क्या कहेंगे उसको, बैटन। बता रखिए, इसके कई भी चांसेस रहते हैं, बस आप इतना याद रखिए कि इसका मान कम से नहीं, कम नहीं होगा किससे, यल से। ठीक है, उसके बाद अच्छा ये किसके लिए है, मेन जो इंड वाला, ठीक है, जो इंड बैटन। ठीक है, जो इंड बैटन है उसका जो भी डी है वो यल से कम नहीं होगा, यल से कम नहीं होगा। बाकी जो इंटरमीडिएट है, मतलब दोनों किनारों को छोड़ दीजिए, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, ठीक है, ये तो हमारा कितना हो गया, डी यल से कम नहीं होना चाहिए। बाकी जो बीच में लगते हैं ये कितना लगेंगे, जो बीच में लगते हैं कितना लगेंगे, तो हम कहेंगे कि जो बीच वाले लगते हैं अर्थात हम कहेंगे इंटरमीडिएट, ठीक है, बैटन। इंटरमीडिएट बैटन में जो डी होगा वह कम नहीं होगा 3/4 गुणे यल से। ठीक है, 3/4 गुणे यल से, वो भी हमारा क्या होगा, कम नहीं होना चाहिए। ये किसका है, इंटरमीडिएट बैटन, मतलब क्या कि दोनों सिरों को छोड़ करके बाकी बीच में जितने भी लगेंगे इससे कम नहीं होना चाहिए। क्या है, जरूरी है भाई, नहीं जरूरी है, आप बराबर लगाना चाहो बराबर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो, बराबर भी लगा सकते हो, लेकिन मान लीजिए आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। बता रहे, क्लियर हो, ये हो गया। फिर तीसरा की हम बात करेंगे कि इसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए, बैटन प्लेट की मोटाई कितनी होनी चाहिए। जो यहाँ पर प्लेट लगा रहे हैं, हमने ये देख लिया यल, ये हमने देख लिया डी, यल का मान डी से कम नहीं होगा इंड वाले बैटन का। ठीक है, और डी का मान, ठीक है, तो यहाँ पर डी का मान कम नहीं होगा यल से, बाकी इंटरमीडिएट वाला जो होगा वो डी कम नहीं होगा 3/4 गुणे एम से। क्लियर हो, ठीक है। अब आगे हम देख रहे हैं मोटाई, थिकनेस ऑफ बैटन प्लेट। थिकनेस ऑफ बैटन प्लेट क्या होगा, ठीक है, थिकनेस ऑफ बैटन प्लेट, थिकनेस ऑफ बैटन प्लेट, ठीक है, बैटन प्लेट, थिकनेस ऑफ बैटन प्लेट ये कितना होगा, हमें कि टी का मान कम नहीं होना चाहिए L/50 से। किससे कम नहीं होना चाहिए, L/50 से, अर्थात टी बराबर तो कर ही सकते हैं भाई, कम नहीं होना चाहिए, बराबर तो हो ही सकता है। और ये आपका होगा 2x + S/50। बताओ, क्लियर हो, ठीक है, ये इसकी क्या है, थिकनेस है। क्लियर हो, अब देखो और क्या है, ये सब क्या है, स्पेसिफिकेशन है जो कि IS कोड 800/1984 के अंतर्गत लिए गए हैं। फिर अगला क्या, अगला हम कहेंगे क्या कि जिस प्रकार से कॉलम को हम यहाँ कहते थे कि कॉलम पर सॉरी लैसिंग में हम यह कहते थे कि लैसिंग बार पर आने वाला जो भी फोर्स है, ठीक है, या लैसिंग बार को हम जिस फोर्स के लिए डिजाइन करते हैं वह पूरे कॉलम पर आने वाले लोड का 2.5% लिया जाता है। भाई किसी भी मेंबर का अगर डिजाइन करना है तो आपको आवश्यक होना चाहिए कि लोड कितना लगेगा या किस लोड के लिए हम बनाएंगे। तो हमने कहा कि उसी प्रकार से बैटन प्लेट भी है। ये प्लेट जो लगाई जाती है, ठीक है, प्लेट जो लगाई जाती है, हम यह मानते हैं कि इस पे जो ट्रांसफर फोर्स या शियर फोर्स आ रहा है वह भी कितना 2.5% ही लिया जाता है। किसका 2.5%, कॉलम पर आने वाले टोटल लोड का। क्लियर हुआ, हमने कहा क्या कि बैटन प्लेट पर आने वाला जो भी लोड होता है कॉलम पर आने वाले कुल भार का 2.5% लिया जाता है। बता दो क्लियर हुआ, ठीक है, कॉलम पर आने वाले टोटल भार का, टोटल फोर्स का
2.5% लिया जाता है। बताइए क्लियर हुआ ना? ठीक है, तो हम कहेंगे जो बैटन पे फोर्स आ रहा है उसको हम शियर फोर्स मान लें, ट्रांसवर्स फोर्स मान लें, तो V आपका क्या आता है 2.5 इंटू टोटल लोड। ठीक है, 2.5 इंटू टोटल लोड अपन में कितना कर देंगे 100 कर देंगे। ठीक है, निकल जाएगा वहां से। बताओ क्लियर हुआ? तो जिस प्रकार से लेसिंग में आप देखे थे कि लेसिंग बार पर आने वाला भार कुल भार का यहाँ कॉलम पे आने वाले कुल भार का 2.5% ले जाता है, उसी प्रकार से बैटन प्लेट भी है, इस पर भी आने वाला लोड कॉलम पर आने वाले कुल लोड का 2.5% लिया जाता है। बताइए क्लियर हुआ यहाँ से? ठीक है, लिखाना क्या है भाई, सब बोल रहे हैं वैसे लिख लीजिएगा अपना। ठीक है, लिख लीजिएगा, बाकी जो डाउट्स आ गए उसको आप पूछ सकते हो कभी भी। ठीक, अगला हम देख रहे हैं क्या, अगला हम क्या देख रहे हैं कि इसमें भी हमें कुछ जानना है। क्या जानना है? जिस प्रकार से हमने एक कंपोनेंट का स्लेंडरनेस रेशियो देखा था, वैसे हम यहाँ पर भी देखेंगे। हम कहेंगे क्या कि कॉलम को बकलिंग से बचाने के लिए, कॉलम को बकलिंग से बचाने के लिए यह आवश्यक है। ठीक है, कॉलम को बकलिंग से बचाने के लिए यह आवश्यक है कि एक कंपोनेंट का स्लेंडरनेस रेशियो, ठीक है, एक कंपोनेंट का स्लेंडरनेस रेशियो निम्न स्थितियों में या निम्न स्थिति से अधिक नहीं होना चाहिए। हमने कहा क्या, यहाँ पर हमने एक प्लेट बना दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने एक प्लेट बना दिया, दूसरा हमने यहाँ पर लगा दिया। मान लीजिए इसके नीचे भी और कुछ है, मान लेते हैं वो भी। ठीक है, इसके नीचे भी हमारा कुछ और नीचे क्या है उसे नहीं करेंगे। हम कह रहे हैं घटक क्या है कि ये आपका घटक है, ये आपको जो दिख रहा है ये हमारा क्या है, घटक। सेंटर से सेंटर अगर लेने की हम बात कर लेंगे तो हमने कहा क्या, यहाँ जो ये इसके सेंटर से यहाँ से लेकर के ये दूरी और इसके सेंटर तक लाइए, जहाँ तक हमने मिला दिया, ये हमारा क्या हो गया, सी हो गया। अब हम कहेंगे क्या कि कॉलम को बकलिंग से बचाने के लिए यह आवश्यक है, यह आवश्यक है कि एक कंपोनेंट का जो भी स्लेंडरनेस रेशियो होगा, एक कंपोनेंट का जो भी स्लेंडरनेस रेशियो होगा वह, ठीक है, एक कंपोनेंट का स्लेंडरनेस रेशियो लैम्डा कंपोनेंट, ठीक है, थोड़ा देख रहे हो हम बोल रहे हैं लैम्डा कंपोनेंट। ठीक है, एक कंपोनेंट का जो भी स्लेंडरनेस रेशियो होगा वह, ठीक है, वह अधिक नहीं होना चाहिए 50, अधिक नहीं होना चाहिए 50 और 0.7 इंटू लैम्डा कॉलम, लैम्डा कॉलम। मतलब हम कहेंगे क्या कि कॉलम पर आने वाले, या हम कहेंगे पूरे कॉलम का स्लेंडरनेस रेशियो, पूरे कॉलम का स्लेंडरनेस रेशियो का 0.7 गुना। ठीक है, दूसरा 50। अब इन दोनों में जो कम हो, इन दोनों में जो कम हो, ठीक है, उससे हम इनके कंपैरिजन करेंगे। हम कहेंगे वही हमारा क्या होगा, लैम्डा कंपोनेंट का मान होगा। अर्थात एक कंपोनेंट का स्लेंडरनेस रेशियो, ठीक है, निम्न में से जो कम हो से अधिक नहीं होना चाहिए। बहुत ध्यान से समझ लेना। ठीक है, समझना, आपको लिखना क्या है। यहाँ पर देखो क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कॉलम को बकलिंग से बचाने के लिए एक कंपोनेंट का स्लेंडरनेस रेशियो, ठीक है, स्लेंडरनेस रेशियो निम्न में से जो कम हो, निम्न आप मत लिखिएगा, आपकी वैल्यू लिखिएगा। ठीक है, निम्न में से जो कम हो से अधिक नहीं होना चाहिए। बताओ क्लियर हो यहाँ से? ठीक है, तो ये हमारे कुछ पूरा बैठने का प्रोसेस था, हमने बता दिया आपको। ठीक है, अब आप इसको लिखिएगा और जो डाउट्स होगा वो आप हमें बताइएगा। हम यहीं पर आज क्लास को रोकेंगे। क्लियर हो यहाँ से? ठीक है, तो आगे हम देखेंगे, चाहे हम बीम स्टार्ट कर दें, चाहे आपका ये कॉलम बेस फुटिंग स्टार्ट कर दें, तो हम जो भी नया लेसन नया लेके जुड़ेंगे वो आपका नया लेसन लेके